जब भी आप किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपकी एक चुनौती ये होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 8 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने 10 दिसंबर 1950 को ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 10 दिसंबर 1950 से मानवाधिकार दिवस को मनाने की शुरुआत की, लेकिन मनाया इसलिए जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया था और इसी की स्मृति में क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए जन्मसिद्ध और सार्वभौमिक अधिकार हैं, जो कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि से परे हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें शामिल होती हैं, जैसे जीवन का अधिकार, दासता व यातना से मुक्ति का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। नेल्सन मंडेला का मानवाधिकारों के संदर्भ में एक कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें वो कहते हैं कि मानवाधिकारों से वंचित करना वस्तुतः मानवता को ही चुनौती देने के समान है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो स्वीकार की गई थी, उसके अंतर्गत 30 आर्टिकल थे। उसमें आर्टिकल पहला कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान है। आर्टिकल दूसरा कहता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी अधिकारों के पात्र हैं। तो इस प्रकार से 30 अनुच्छेदों का ये दस्तावेज है, जिसको हम जानते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं, मुख्यतः नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार शामिल है। और इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्गत आप देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अधिकारों को शामिल किया गया है। तो एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज है, जिसे जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा स्वीकार किया गया था और उसकी स्वीकार्यता के संदर्भ में ही हम 10 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्ण आकार प्रदान करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान की जाएगी मात्र 24,999 में। आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में बैच उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच हाल ही में 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजी माध्यम का बैच हाल ही में 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। एडमिशन आप अभी भी ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का अगर कोई संशय हो तो आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। इसके अलावा इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये शामिल है कि ये मात्र 14 महीने में आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है, बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम के कवरेज के माध्यम से। 14 महीने में कोर्स पूर्ण होगा, लेकिन आपके कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, ताकि आप एक क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकें। 18 महीनों तक आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, ताकि आप अपने नोट्स ठीक से बना सकें। लाइव क्लास के दौरान आप लाइव चैट में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका तुरंत निवारण होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी। आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी तरह से दुरुस्त हो, इसके लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है मात्र 24,999 में। इससे जरूर जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। साथ ही दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है। वहां पर भी आप अपनी यूपीएससी या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप रांची के आसपास स्थित हैं तो वहां पर एडमिशन लीजिए।
आपको दिल्ली आकर के अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में एक महत्वपूर्ण कानून लाया गया है जिसके अंतर्गत उसने सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अंतर्गत कई प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया गया है। अगर उन पर बच्चों का अकाउंट है, बच्चे अपना एक तरह से प्रोफाइल रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, 16 वर्ष या उससे कम के किशोर अपना प्रोफाइल रखते हैं, तो बहुत भारी जुर्माना उन पर लग सकता है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, स्नैपचैट, किक, ट्विच, टिकटॉक, रेडिट, यूट्यूब में अब 16 वर्ष से कम उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करने के लिए बाध्य है। माता पिता और बच्चे कानूनी रूप से दंडित नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो टेक कंपनियों पर $32 मिलियन तक का जुर्माना लग सकता है। और सरकार का कहना है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पर प्रतिबंध युवाओं को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में किसे शामिल किया गया है? इनमें से गरबा हाल ही में किसे शामिल किया गया है? आपको ये बताना, हाल ही का बताना, जो सबसे लेटेस्ट उदाहरण है ये बताना है। गरबा, कुंभ मेला, दीपावली या योग? इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने स्तर पर देने का प्रयास कर सकते हैं ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सकें। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दीपावली। यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की 20वीं इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सेशन जो हुआ वो कहां पर हुआ? 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित हुआ और इसी में निर्णय लिया गया कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार से दीपावली 16वां सांस्कृतिक तत्व बना है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है, यानी 15 पहले से ही है। जैसे गरबा को, जो गुजरात का गरबा है, उसे वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा को वर्ष 2021 में शामिल किया गया था। वर्ष 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था और वर्ष 2016 में योग को शामिल किया गया था। आप ये जानते हैं कि दीपावली केवल अंधकार पर प्रकाश या बुराई पर अच्छाई की विजय का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि दीपावली के दौरान हम अपने घरों की, अपने बाजारों की, अपने मंदिरों की, अपने सड़कों की सफाई भी करते हैं। तो अपने आप में दीपावली जो है वो सफाई और स्वच्छता के अभ्यास के रूप में एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली को भी बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुआ सुजलाम भारत ऐप किस मिशन से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? स्वच्छ भारत मिशन, भारत मिशन, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को हुई थी। और जब इस मिशन की शुरुआत हो गई तो ये मिशन किस प्रकार से अलग अलग राज्यों और अलग अलग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अगर इसकी हमें रियल टाइम जानकारी होगी तो हम इस योजना के लूप होल्स को सुधार सकेंगे और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर सकेंगे। इस योजना का प्रारंभ में लक्ष्य यह था कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक नल द्वारा जल पहुंचाना है। फिर इस लक्ष्य को बढ़ाकर के वर्ष 2028 कर दिया गया। वर्ष 2028 तक सभी ग्रामीण घरों तक नल के द्वारा जल पहुंचाना है। ये जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके अंतर्गत लक्ष्य ये भी रखा गया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। तो एक महत्वपूर्ण मिशन है और इसकी रियल टाइम जानकारी या डेटा को हासिल करने के लिए हाल ही में सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य यही है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जो सिस्टम है उसमें गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, इसकी निगरानी में सुधार किया जाए। इस ऐप को तैयार करने में तकनीकी सहायता, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऐप को किसकी तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें समुदाय आधारित निगरानी के साथ साथ पारदर्शिता को मजबूत करेगा। सुजलाम भारत डेटाबेस के संचालन की शुरुआत इस लॉन्च के साथ हो गई है। इस डेटाबेस से देश की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का एकीकृत इंटीग्रेटेड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कहां पर हुआ? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? जयपुर, जयसिंहपुर, जोधपुर या उदयपुर। इसका सही उत्तर है जयपुर। हाल ही जो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है, इसका आयोजन हाल ही में जयपुर में हुआ और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थान सरकार की ये रही कि इसके दौरान, इस आयोजन के दौरान 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। तो ये अपने आप में बहुत बड़े निवेश की घोषणा है। दिसंबर 2024 में ही राजस्थान में एक राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, जिसके अंतर्गत 35 लाख करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे और अब तक 8 लाख करोड़ के जो निवेश है उसको कार्यान्वित किया गया है। इस संदर्भ में 1 लाख करोड़ की निवेश की जो घोषणा है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस आयोजन का यानी प्रवासी राजस्थानी जो ये दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 10 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में, राजस्थान से बाहर भारत में और दुनिया में फैले हुए, विदेशों में फैले हुए जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज हैं, उनकी भूमिका को राजस्थान में एस्टेब्लिश किया जाए। राजस्थान की सामाजिक आर्थिक कल्याण में उनकी भूमिका को एस्टेब्लिश किया जाए। और उनकी भूमिका को किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया जाएगा? उनको उनकी जड़ों से जोड़कर, उनको उनकी जड़ों से जोड़ करके उनकी भूमिका को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और जड़ों से जोड़ने का मतलब है कि जब आप ये बताएंगे कि उनका और राजस्थान में रहने वाले लोगों का एक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध की भावना को एक तरह से आप एस्टेब्लिश करके उनकी जड़ों से, जो बाहर लोग रह रहे हैं राजस्थान के, उनकी जड़ों से उनको जोड़ करके आप उनकी राजस्थान के सामाजिक आर्थिक कल्याण में भूमिका को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, हर 2 वर्ष में अब मनाया जाता है 9 जनवरी को, उसी प्रकार से अगर अलग अलग राज्य इस प्रकार के दिवस मनाते हैं तो अलग अलग राज्य ऐसे लोगों की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य के विकास में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिन्होंने बाहर निकल करके कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। तो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संबंधित राज्य को भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। उसके संदर्भ में इस प्रकार के आयोजन का विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम की, प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की जो उद्घाटन किया गया, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिज समिट 2025 कहां आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? दुबई, नई दिल्ली, अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर या सिंगापुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर। एक महत्वपूर्ण, आप ये कह सकते हैं कि आयोजन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट इसको कहा जा रहा है, ब्रिज समिट 2025 को। आयोजन अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। समिट का जो पूरा ये जो कार्यक्रम था, ये 3 दिनों तक चला। इसमें 60,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 132 देशों से वो संबंधित थे। 300 से अधिक सत्र मीडिया, क्रिएटिव इकोनॉमी, म्यूजिक, गेमिंग, तकनीक, मार्केटिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग जैसे क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया, सत्रों को शामिल किया गया। 430 वैश्विक वक्ताओं वाली वर्कशॉप सीरीज आयोजित की गई और 300 से अधिक गतिविधियों और सत्रों में फैली हुई थी। और ये पूरी वर्कशॉप्स जो थी, ये क्रिएटर्स, उद्यमियों, सीईओज, मीडिया प्रोफेशनल्स और नई जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए डिजाइन की गई थी। और इन विषयों में, इनके अंतर्गत जो विषय अपनाए गए, उन विषयों में फिल्म निर्माण, स्टोरी टेलिंग, डेटा और इंसाइट्स, म्यूजिक, डिजिटल क्रिएटिविटी और प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी शामिल थी। भारतीय प्रतिनिधियों में प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री और मोनिशा आडवाणी फिल्म और ओटीटी निर्माता शामिल थे। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, उद्योगपतियों को, जो इस क्षेत्र में स्टार्टअप का प्रयास कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आप बहुत से सत्र आयोजित करते हैं। इससे लोगों की जानकारी बढ़ती है। जो उस क्षेत्र में जो भी क्रिएटर्स हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको तरह तरह की जानकारी प्राप्त होती है। और कोई भी क्रिएटिव आइडिया अगर उनके पास है तो वो उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह की समिट की ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक महत्वपूर्ण समिट ये आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, यूएसए की गोल्ड कार्ड वीजा योजना के तहत न्यूनतम शुल्क कितना रखा गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? $5 लाख, $1 मिलियन, $50 लाख या $2 मिलियन।
सही उत्तर होगा $1 मिलियन। तो $1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर के अंतर्गत आप अब अमेरिका की रेजिडेंसी के साथ साथ भविष्य में उसकी नागरिकता भी हासिल कर सकते हैं, सिटीजनशिप भी आप उसकी हासिल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक महत्वपूर्ण फास्ट ट्रैक गोल्ड कार्ड वीजा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम शुल्क रखा गया है $1 मिलियन का। वस्तुतः अमेरिका करना क्या चाहता है इस योजना के माध्यम से कि विश्व भर में जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं उनको अमेरिका में ला करके बसा करके नागरिकता हासिल करवा करके एक ऐसे माहौल को उत्पन्न करना चाहता है जो कि अमेरिका में बेहतर रोजगार की स्थितियां उत्पन्न कर सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को घोषित किया गया है। मुख्य रूप से उच्च स्तरीय पेशेवरों को लक्ष्य करती है। ऐसे समय में ये कदम उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन नियमों को कड़ा कर रहा है, वीजा शुल्क बढ़ा रहा है। भविष्य में एक और महत्वपूर्ण वीजा कार्यक्रम की चर्चा होने लगी है जिसको हम प्लेटिनम वीजा के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो शुल्क है वो $5 मिलियन तक का हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ टैक्स ब्रेक्स भी होंगे। तो ट्रंप के अनुसार ये योजना जो है ऐसे पेशेवरों को आकर्षित करेगी जो अमेरिका में नौकरियां उत्पन्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ और भारतीय भाषा उत्सव 2025 किसके जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया? सुब्रमण्यम भारती, महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में। और इनकी जयंती कब पड़ती है? 11 दिसंबर, क्योंकि 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तो भारतीय भाषा उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया 11 दिसंबर को। इस कार्यक्रम की थीम थी मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन, अनेक भाषाएं एक भावना। आयोजनकर्ता कौन थे? शिक्षा मंत्रालय। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो भागीदारी थी वो विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसके अंतर्गत जो स्टॉल लगाए गए उन स्टॉलों पर एक ऐप का भी प्रदर्शन किया गया जिसका नाम है आदिवाणी ऐप। आदिवाणी ऐप का क्या करता है कि आदिवाणी ऐप, अगर आप हिंदी इंग्लिश भाषा जानते हैं तो आप आदिवासी समुदायों में जाकर के उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है इस ऐप के माध्यम से, चाहे वो स्पीच के रूप में बोली जा रही है, बोलने के रूप में बोली जा रही है, आवाज के माध्यम से कही जा रही है, लिखने के रूप में कही जा रही है, आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी में। और इस ऐप के माध्यम से आदिवासी समुदायों के बीच और जो हिंदी अंग्रेजी भाषा जानते हैं उनके बीच एक बेहतर संवाद, एक बेहतर डायलॉग को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ताकि आदिवासी समुदायों के बारे में ज्यादा से ज्यादा, उनकी परंपराओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके, उनकी भावनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड, उड़ीसा, गुजरात के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जनजातीय भाषाओं से संबंधित प्रकाशनों को का भी एक स्टॉल लगाया गया, जहां पर इस आदिवाणी ऐप का भी लाइव डेमो दिखाया गया। इस संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस उत्सव में विशिष्ट भूमिका एस्टेब्लिश होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल या FIH, जो कि हॉकी की एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो ये हाल ही में भारत ने एक महत्वपूर्ण कांस्य पदक हासिल किया है पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में। इससे पहले भारत ने वर्ष 2001 में इसका आयोजन, जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था पुरुषों का, वो होबार्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको जीतने में सफलता हासिल की थी। और वर्ष 2016 में जो आयोजन हुआ था लखनऊ में, उसको भी भारत ने जीता था। और इसके बाद लगभग 9 वर्षों के बाद भारत का पहला पदक है जो कि कांस्य पदक के रूप में आया है। और कांस्य पदक के लिए जो मुकाबला भारत का हुआ वो अर्जेंटीना से हुआ था, जहां पर उसने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा ओमान से नहीं लगती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, ईरान, सऊदी अरब, यमन या संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।